नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वह है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। दोस्तों, जो पहली हेडिंग है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि वेद, तो वेद क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? आज हम इसे पढ़ने वाले हैं इस हेडिंग में। वेद, दोस्तों वेद हैं 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद दोस्तों है वो है ऋग। दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका है ऋग्वेद। वेद कितने हैं ये भी पूछा जा चुका है। तो वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, ऋग्वेद जिसको रच रद ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि वेद ऋग्वेद की जो रचना हुई कितने साल पहले हुई, तो 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि, इसको हम अग्नि अग्नि को दोस्तों अग्नि देवता, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। तो वैदिक प्रार्थनाएं थीं, तो उसमें इसकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर परस्पर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। दोस्तों, होता क्या था, पहले विशेष पुस्तकें जो हैं प्रिंटिंग नहीं होती थी। जो आचार्य होते थे वो अपने छात्रों को कंठस्थ करवा के याद करवा। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है और जो स्कूल में आजकल संस्कृत पढ़ाई जाती है या हम लोग पढ़ते हैं, यह उससे थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा आरोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, तमिश्री और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनसे कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, संस्कृत माँ, हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। उपमहाद्वीप में दूसरे परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत व बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल में तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। दोस्तों, होता क्या है, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 28 राज्य और एक नया राज्य भी जुड़ा है, तो कुल मिला के 29 राज्य हैं। इसमें हर क्षेत्र में कई धर्म के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें,
यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं, जो कुछ गुजरात के रहने वाले हैं। तो लोग हर क्षेत्र में भाषाएँ अलग-अलग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है, गुजरात में जाओ तो गुजराती भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार भाषाएँ मिलती-जुलती, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। हर जगह हर भाषा बोली जाती है। हर क्षेत्र का पहनावा भी कुछ न कुछ अलग होता है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, वे लिखी-छपी छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और सरल किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता। रचना के कई सदियों बाद उसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो में मुश्किल से 100-200 साल पहले हुआ था। दोस्तों, हुआ क्या, पहले जो वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये ऋषियों के द्वारा पांडुलिपियों, ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे। पढ़ाई का विशेष भाव था। तो जो आचार्य होते थे, अपने शिष्यों को कंठस्थ करवाते थे, फिर हमेशा ये वेद अमर रहे। कुछ मंदिरों में रखे जाते थे पांडुलिपियों के तौर पर। इतिहास के ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करें? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करें? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की पांडुलिपि एक पन्ना। दोस्तों, जो ऋग्वेद होता था, ये पांडुलिपियों पर लिखा जाता था, या भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 साल पहले। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित। दोस्तों, जो भुर्ज होता है, इसको भुर्ज एक पेड़ होता है। इस पेड़ की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। भुर्ज, जिसको हम भोजपत्र भी कहते हैं। आजकल भी मार्केट में अगर आप जाओ तो भोजपत्र आपको मिल जाए। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई सुक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहते। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। इसे तुम हमेशा प्रार्थना क्यों कर रहे हो? दोस्तों, ये विश्वामित्र द्वारा प्रार्थना की गई है। एक नदियों के द्वारा ये आवाज़ मतलब कवि ने बताया है। विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ से दुनिया बहती है, जहाँ से नदियाँ बहती हैं। वे यहाँ समझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार। अब दोस्तों, हम पढ़ेंगे मवेशी, घोड़े और ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था।
इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी और स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती। दोस्तों, होता क्या था, आजकल जैसे टंकी, वाटर सुविधाएँ हैं, पहले ऐसे नहीं होती थी। अब कबीले होते थे, किसी का नदी के पर कब्जा था, किसी पर चारागाह पर कब्जा था, किसी पर पहाड़ों पर था, जैसे आज गवर्नमेंट का होता है। पहले राजाओं का होता था, इसलिए दोस्तों युद्ध लड़े जाते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहूत दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती। दोस्तों, आज भी यज्ञ होते हैं जिसमें घी, अनाज, फल-फूल आदि किया जाता है। जानवरों की जो आहुति है आजकल बहुत कम हो गई है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते-जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह-मशविरा करते थे। वहाँ के ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा। दोस्तों, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता हाँ, रहा है किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। दोस्तों, जो यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे, पूजा पाठ कराते थे, वो ब्राह्मण का कार्य करते थे। और राजा, जो क्षत्रिय लोग थे, जिनके पास सेनाएं होती थी, जो युद्ध करते थे, उन्हें राजा की श्रेणी में रखा जाए। राजा, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। पराया राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही आप शासक नहीं बन जाता। राजा, इसमें बताया गया है कि राजा क्या करते। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर हम लोग अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें गुरुजन या विश्व भरत जन, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें आशा करना पड़ता। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो ये क्या हो रहा है। दोस्तों, बात क्या है, तो भारत में कुछ और विकास हो रहा है, अमेरिका में कुछ और हो रहा है, श्रीलंका में कुछ और हो रहा है।
तो इसी प्रकार पहले भी था। खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की। पाषाण मतलब दोस्तों होता है पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा पाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हुई। दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब लगभग कितने साल पहले शुरू हुई थी? तो 3000 साल पहले शुरू हुई। ये आप दोस्तों नोट कर सकते। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में देखने के लिए बताया गया है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये एक मात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करना है। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ठोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। दोस्तों होता क्या था, जब लोग मरते थे तो कब्र बनाने के लिए पाषाणों को निर्माण करने के लिए कई तरह के काम करने पड़ते थे। गड्ढे खोदना, शिला खंडों यानी पत्थरों को लाना, पत्थरों को तराशना, फिर मरे हुए को दफनाना। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता था। ये दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है। दोस्तों ये वाला देख लीजिए आप, जूम कर देते हैं। देखिए जो होल दिख रहा है ये चारों तरफ पत्थर है। ये बनाई गई हुई कब्र है। पहले इस पे ढका रहा होगा। इसमें एक होल था। इस होल से एक मान ली एक किसी एक परिवार का कोई सदस्य है, वो मर गया, फिर इसको दफन कर दिया, इसमें होल बना दिया, फिर यहाँ पर कोई पत्थर रख दिया। फिर दूसरा मरा तो इसी कब्र में फिर दूसरे को भी दफना देते थे। इस इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले, लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिलते जुलते लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। दोस्तों आप देख सकते हैं महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, देख लीजिए। घोड़े के लिए सामान, कुल्हाड़ी, एक कटार, घोड़े के लिए है।
और एक देख लिए कटार है। ये मिट्टी खोदने वाला ये कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र पृष्ठ 2 पर देखना है। ब्रह्मगिरी खोजने को बता रहा है। तो हम लोग ब्रह्मगिरी देखते हैं इसमें। तो मानचित्र देखने वाले थे। चलो हम मानचित्र देखते हैं। मानचित्र दोस्तों उसमें नहीं दिख रहा है। कर रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के पंख पाए गए हैं। तो ब्रह्मगिरी में यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अन्यायी। फिर दोस्तों हमारी हेडिंग है कुछ कब्रें खास परिवारों की। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते। दोस्तों ये जो कब्र बनी ये है पोर्ट होल। इसमें इस कब्र में एक से ज़्यादा शवों को भी दफनाया जाता है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इमाम गांव यह एक भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 साल नहीं 3600 साल से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी को दफनाए गए तो के पास रख दिए जाते। दोस्तों होता क्या था, लोगों की आस्था थी कि मरने के बाद भी ये लोग आत्मा में विश्वास रखते थे। इसलिए जो लोग
उनके बर्तन, खाने पीने के सामग्री, उनके हथियार औजार उनके साथ भी दफना देते थे। उनको यह विश्वास था कि उनको मरने के बाद भी ये काम में आएंगे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह हर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज गोदाम भी था जो 100 के पैर मुड़े हुए थे। 100 के पैर मुड़े हुए। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? दोस्तों, जब हमारे पुरातत्वविदों ने कंकालों का अध्ययन किया, उन्हें पता चला कि कंकाल कैसे दफनाए जाते थे, उनके साथ क्या क्या वस्तुएं दफनाई जाती थीं। चलिए पढ़ते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि जो कंकाल दफनाए जाते थे उसमें कैसे जानकारी हो कि बच्चे का है या बच्ची का है या स्त्री का है या पुरुष का है। बच्चे और बच्ची में विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या हम जान सकते हैं क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी स्त्री का था या पुरुष का था? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इनका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए लिंग, यदि कंकाल के साथ उदाहरण के लिंग यदि कंकाल के साथ खाने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। दोस्तों, होता क्या था, अगर मान लीजिए कंकाल के साथ में कंगन है, बारी है या माला है, कुछ भी मिलता था, तो पहले ज़माने में लोग पुरुष भी कंगन माला पहनते थे। तो इसमें थोड़ा पहचानने में भिन्नता होती थी कि यह पुरुष का है या स्त्री का है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर संख्या बताई। दोस्तों, जो चरक ने बताई थी जो 360 हड्डियां होती हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो दांत की हड्डियां हो गई, जोड़, कार्टिलेज, ये सब जोड़ कर उन्होंने 360 बताए होगी। लेकिन आजकल जो वर्तमान में हमारा जो विज्ञान बता रहा है 206। इमाम लोगों के इमाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चाभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण कृष्ण मृग, हरहा हरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती।
एटलस में देखने को बताया गया है कि चीन लगभग 3500 साल पहले 3500 साल पहले हमने यहाँ की लेखन की कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि वे भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीत पाएंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी की चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम सोच रहे हो। भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा के शहर में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।